नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। बीएड एंट्रांस से संबंधित जो वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसी से संबंधित एक टॉपिक में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे इसकी संकल्पना रखी गई, कब यह कार्यक्रम शुरू किया गया और कब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो एसएसए में जोड़ दिया गया। शुरू करते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने शिक्षा की चुनौती नामक एक दस्तावेज जारी किया। उस दस्तावेज में क्या हुआ कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर था उसमें जो कमियां आ रही थी वो उजागर हो गई। ठीक एक साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, उसमें भी इसके बारे में चर्चा की गई। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका जिक्र हुआ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1986 में ही इसकी संकल्पना रखी गई। संकल्पना यानी एक संकल्प रखा गया। अब क्या होता है कि एक साल के अंदर अंदर 1987 आते आते पीएन डावे इनको क्या किया जाता है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष के साथ साथ अन्य 11 सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की संकल्पना की, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई उसी समय 1986 में की गई थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो ये कार्यक्रम चलाया गया ये 1987 में चलाया गया। 1987 में इस कार्यक्रम को चलाया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की बात करें तो वो किसने की थी, पीएन डावे ने की थी। और अन्य इनके साथ कितने सदस्य थे, 11 थे। तो कुल मिलाकर के इस कार्यक्रम के जो सदस्यों की जो संख्या थी, जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था तो कुल 12 सदस्य थे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या ब्लैकबोर्ड से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में जो ऑपरेशन शब्द है उसका एक अलग अर्थ है, ब्लैकबोर्ड का एक अलग अर्थ है। पहले इसके बारे में हम समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऑपरेशन का अर्थ है किसी कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करना। मतलब कोई कार्य लिया, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, प्राथमिक शिक्षा की जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए जो हमने कार्य लिया है उसको युद्ध स्तर पर, मतलब एक हमने अपने आप को टारगेट दे दिया है, एक टास्क दे दिया है, उसके जल्दी से जल्दी हमने क्या करना है, पूरा करना है। और यहीं पर ब्लैकबोर्ड का आशय है आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करना। कहाँ पर? स्कूल में जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनको क्या करना, हमने मुहैया कराना है। एक और बात बता देता हूं मित्रों, जो आपको कई बार क्या होता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो ये कार्यक्रम चलाया गया, आप इसे नोट करिएगा, भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जब चल रही थी उसी समय ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का क्या हुआ है, ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि इसके उद्देश्य क्या थे। जो यहीं पर हमने इसका अर्थ लिखा हुआ है लगभग उससे मिलता जुलता ही इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा शिक्षण उपकरणों, शिक्षकों की व्यवस्था, शौचालय आदि सुविधाओं की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना। क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो यही आती है, इन्हीं सुविधाओं को क्या करना, हमने फिर से ठीक करना है। प्रश्न यहाँ पर एक और भी उठता है कि जब ये कमियां थी तो क्या सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कोई काम किया नहीं? क्यों हमें ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसे एक कार्यक्रम को शुरू करना पड़ा? हुआ ये कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कार्य तो किया, स्कूल भी खोले,
लेकिन जो हमारे पास साधन थे उनके अभाव के कारण क्या था, जो प्राथमिक शिक्षा स्तर था वो रुचिकर नहीं बन पाया। और कारण क्या रहा कि स्कूल में या तो बच्चे आ नहीं रहे थे, अगर बच्चे आ रहे थे तो वो कुछ समय बाद पाठशाला का त्याग कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या उस समय थी। तो इसीलिए इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे एक कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ी, ताकि जो स्कूली जो शिक्षा है, कार्यक्रम है, उसे क्या किया जाए, उसे रुचिकर बनाया जाए। उसमें क्या है, छात्रों को जो स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उन्हें उनकी रुचि बनी रहे और वो स्कूलों में टिक सके, पाठशालाओं का वो त्याग ना कर सके। उद्देश्य के बाद बात आती है कि अब रुचिकर कैसे कैसे बनाया गया। तो इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के मुख्य बिंदु रहे, और यहीं पर मैं आपको ध्यान देने वाली बात मैं आपको बता दूं कि जब ये अभी शुरू हुआ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें क्या हुआ है कि ये प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही कार्य करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। इस बात का विशेष आपने ध्यान देना है, क्योंकि 1992 में संशोधन जब होगा तो उसके बाद इसे उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भी लागू किया जाएगा। ये प्रश्न और बनता है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि शुरुआती दौर में ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो कहाँ शुरू किया गया था, तो वो प्राथमिक स्तर पर किया गया था। तो अब मुख्य बिंदु की बात आती है, तो पहला बिंदु आता है कि प्राथमिक जो स्कूल थे हमारे पास, उसमें शिक्षक कितने रहने चाहिए। तो इस कार्यक्रम के तहत ये निर्धारित किया गया कि प्राथमिक शिक्षक स्कूल, जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है, जो स्कूल है, विद्यालय है, उनमें 2 शिक्षक रहने चाहिए, और उसमें भी क्या होना चाहिए कि एक महिला अध्यापिका का होना अनिवार्य है। अर्थात 50% स्कूलों में जो है, 50 स्कूलों में, जो प्राथमिक स्कूलों में 50% क्या होनी चाहिए, महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी पहली बात कही। उसके बाद इसमें एक और चीज़ निर्धारित की गई जिसके ऊपर कार्य किया गया कि जितने भी जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं, जो वहाँ पर कमरे रहने चाहिए, 2 कमरों की व्यवस्था, आप इसे नोट कर सकते हैं, लिखने से वीडियो बड़ी बन जाती है। 2 कमरों की व्यवस्था, और साथ में क्या होता है, साथ में एक बरामदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए। ठीक है, ये इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण सामग्री की, कि शिक्षण सामग्री क्या क्या रहनी चाहिए। पेयजल की बात भी हम करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा से संबंधित बात भी करेंगे। अब शिक्षण सामग्री में क्या होना चाहिए कि एक विज्ञान की किट होनी चाहिए आपके पास, गणित विषय से संबंधित जो है आपके पास किट रहनी चाहिए। विज्ञान विषय से जब मैं किट की बात कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए कि उसमें आपके पास चुंबक वगैरह जो ये चीज़ें जो है उपकरण है उसमें मुहैया कराने की बात कही गई। गणित विषय की जब बात कर रहे हैं स्कूलों में जो है हमारे पास शिक्षण सामग्री के लिए, इसके लिए एक विशेष प्रावधान भी किया गया कि अध्यापकों को वार्षिक 1000 रुपये का अनुदान देने की बात कही इसने। इस कार्यक्रम के तहत ये निर्धारित किया गया कि अध्यापकों को वार्षिक में, एक वर्ष में 1000 रुपये का अनुदान दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से क्या कर सके, स्कूलों में ज़रूरत के हिसाब से उपकरणों को मुहैया करा सके। पेयजल की बात करते हैं, स्कूलों में अच्छा पेयजल मिलना चाहिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसने बात कही। और हाँ, अब ऑपरेशन श्यामपट चला हुआ है, ब्लैक बोर्ड चला हुआ है, प्रत्येक कमरे में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, कुर्सी की व्यवस्था हो, और बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क वगैरह की व्यवस्था हो, और साथ में स्कूलों में घंटी की व्यवस्था की जाए। ये सारी छोटी छोटी जो भी स्कूलों में आप अपने आप थोड़ा सा आप ये देखिए कि स्कूलों में जब आप पढ़ रहे थे स्कूलों में जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई है, वो सारी की सारी व्यवस्थाओं का जिक्र किसने किया हुआ है, इस कार्यक्रम के तहत किया हुआ है। ठीक है, उन उपकरणों के बारे में। हाँ, इवन इसने खेल की बात कही, मैदान की बात कही कि स्कूलों में एक खेलने के लिए क्या होना चाहिए, मैदान की एक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में क्या कहा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ऑडियो विजुअल 2-in-1 उपकरणों की बात कही, जैसे सीडी प्लेयर हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, आपके पास कंप्यूटर हुआ।
क्योंकि 1986 शिक्षा नीति के बाद कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर भारत में कार्य करना शुरू हो चुका था, तो इसमें भी कंप्यूटर की बात कही और ऑडियो विजुअल जो हमारे पास सीडी प्लेयर रहे या फिर रेडियो की बात कही, उनके बारे में भी इसने जिक्र किया। तो ऐसा करते करते क्या हो गया, 1986 में ही एनसीईआरटी द्वारा एक अन्य कार्यक्रम चलाया जा रहा था। 1986 में एनसीईआरटी ने एक अन्य कार्यक्रम भी चला के रखा हुआ था, जो कार्यक्रम था पीमोस्ट, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। अब शिक्षण सामग्री से संबंधित था ये कार्यक्रम कौन चला रहा था? एनसीईआरटी ने 1986 से शुरू किया हुआ था। इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1990 के बाद एक और नाम दिया गया, पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नाम कैसे पड़ा। 1986 में पीमोस्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया था? एनसीईआरटी ने शुरू किया हुआ था, जिसमें शिक्षण सामग्री के तहत शिक्षकों के बारे में क्या किया था, मुहैया कराने की बात कही थी। और उस शिक्षण सामग्री को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, प्राथमिक शिक्षण सामग्री और माध्यमिक शिक्षण सामग्री। अब क्या होता है कि ये कार्यक्रम 1990 तक तो चला, ठीक है। 1990 में इसी कार्यक्रम को क्या कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया। किसमें? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में से जोड़ दिया गया, शामिल किया। मतलब शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए, एक शिक्षक के लिए क्या क्या जरूरी उपकरण रहने चाहिए, किस प्रकार से उसकी टीचिंग रहनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात भी इसी कार्यक्रम ने की हुई है। ठीक है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें आप बार बार आजकल टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जब करते हो तो आपकी अप्रोच भी चाइल्ड सेंटर्ड जो बात करते हैं हम आज की बात भी, तो वही है वो बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये भी कहाँ पर हुआ, इसका जिक्र भी कहाँ हुआ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में हुआ है। और यही कारण रहता है कि जब ये पीमोस्ट कार्यक्रम 1986 से 1990 तक चला, तो 1990 में इस पीमोस्ट जो कार्यक्रम एनसीईआरटी जो चला रही थी, इसे शामिल किया जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम बदल जाता है पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलता है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी, इसकी एक खूबसूरत बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र करा हुआ है। अगर किसी ने अभी तक पीछे की 4 वीडियो मैं बना चुका हूं, उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। उसमें मैंने एक जिक्र किया हुआ कि 1986 की शिक्षा जो नीति थी 1968 से लेकर के थोड़ी सी हट करके थी। उसमें खूबसूरती ये थी कि उसने सिर्फ सुझाव नहीं दिए, उसने उनके ऊपर कार्य ही नहीं किया, बल्कि उन कार्यों का किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर उपयोग हो रहा है, किस प्रकार से वो उनको अंजाम दिया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन फिर से एक प्रकार से कुछ अंतराल के बाद समीक्षा करने का प्रावधान था। और समीक्षा करने के बाद जो खामियां आ रही है उनको दूर करने का भी उसमें प्रावधान था। क्योंकि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी निकला किससे है, इसका उद्गम भी कहाँ से हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ है। ये तो तय ही था कि भाई कि अगर इसमें भी कुछ कमियां रह रही है, अगर ये अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें संशोधन होना तो स्वाभाविक था। तो इसी दौरान क्या होता है मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, और ये पेपर में आपके पास कई बार पूछा जाता है, पिछली वीडियो में भी शायद मैंने जिक्र किया हुआ है कि राममूर्ति समीक्षा समिति शिक्षा के संदर्भ में भी आती है। ये 1990 में आई। उसके बाद जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में आई। इन्होंने क्या कर दिया, जो कमियां आ रही थी उनको सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ठीक इनको प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है, आपके पास ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड होता है इसमें संशोधन किया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। अब संशोधन के बाद क्या क्या खास बातें रहती है उनका जिक्र मैं करता हूं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या किया गया है, संशोधन किया गया। होता क्या है मित्रों, पहले हमने क्या कहा था कि स्कूलों में कितने रहने चाहिए, 2 कमरे रहने चाहिए, 1 बरामदा होना चाहिए और 2 अध्यापक रहने चाहिए, 1 उसमें महिला शिक्षिका रहनी चाहिए। तो अब क्या बात कही गई कि स्कूलों में संभावित संख्याएं, बच्चों की संभावित संख्याओं को देख करके 3 कमरों का प्रावधान
होना चाहिए। और यहीं पर मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, यहीं पर आपको एक और बात बता रहा हूँ मैं कि जो ये पहले भी जब मैं कमरों की बात कर रहा था, पहले भी जो मैं कमरों की बात कर रहा था, ये कमरे कैसे होने चाहिए कि ये प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु के, इनका डिज़ाइन इस प्रकार से होना चाहिए कि वर्षा ऋतु हो या फिर आपके पास शरद ऋतु हो, ये दोनों की जो हर प्रकार की जो भारत में ऋतु रहती है उनके लिए अनुकूल रहने चाहिए। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर जब ये प्राथमिक स्तर पर था, जब इसमें जो शुरुआत में हुआ तो 2 कमरों की बात कही थी, एक बरामदे की बात कही थी। अब यहाँ पर संशोधन के बाद ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जब संशोधन हुआ तो उसमें बात कही गई कि भाई कि 3 कमरों का प्रावधान वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर संभावित संख्याएं ज़्यादा हो गई है। और साथ में कहा कि अध्यापकों की संख्या भी 3 होनी चाहिए, 3 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, उसमें एक महिला अध्यापिका का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात किसने कही? इसी में कही गई। अब यहाँ पर एक और बात कही कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम चल रहा है, इसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक ना करते हुए उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर तक लिया जाए। उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए किया जाए। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ यह है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो एक दायरा है, एक क्षेत्र है, वो बढ़ गया। ठीक। एक और बात कही कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चल रहा है, SC ST वाले जो बहुल जो क्षेत्र है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और वहाँ पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ वहाँ पर विशेष प्रावधान किया जाए। एक अच्छी गति के साथ, तीव्र गति के साथ क्या किया जाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यक्रम को शुरू किया जाए। ये कहाँ पर बात हो रही है आपके पास? इसमें जब आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या हुआ, संशोधन किया गया। शौचालय की बात कही थी मैंने, क्योंकि सफाई से संबंधित भी क्या किया हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यक्रम में जिक्र हुआ है। तो इसने कहा कि स्कूलों में एक शौचालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, उसके सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि महिला लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और लड़कों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। ये विशेष बात इसने इसमें कही। ये यहाँ पर भी इसने यही बात कही थी, यहाँ पर भी उसको उठा करके यही बात कही। अब ऐसा करते करते जो लगभग हमारा जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो कंसेप्ट है पूरा हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि आखिर में एक प्रश्न बचता है। जिसने पूरी वीडियो देखी होगी उसे मैं वो प्रश्न छोड़ के यहाँ पर जा रहा हूँ, उसका बता भी रहा हूँ कि होता क्या है कि 2002, मित्रों ध्यान देना, ये कार्यक्रम 1986 में संकल्पना हुई, 1987 में शुरू कर दिया गया। ठीक है, 1990 में पी मोस्ट जो है ये कार्यक्रम था, NCERT ने चलाया हुआ था, इसको इसमें ही जोड़ दिया गया। तो 1990 चला, 1994 चला, 1995 चला। 1997 के में जब प्रधानमंत्री थे कुछ समय के लिए बने, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम जब देश में चल रहा था, क्या हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो एक कार्यक्रम है इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसे क्या किया गया? पूरे देश में, मतलब हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी प्राथमिक शिक्षा स्कूल की बात हो या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर की बात हो, वहाँ पर इस कार्यक्रम को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया। किसमें? ध्यान देना, शुरू हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में और पूरे भारत में लागू किया गया। मित्रों कब? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत से पूरे भारत में लागू किया गया था। और साथ में एक बात और हुई, आखिर में कह रहा हूँ, यहीं पर मैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी खत्म कर रहा हूं अब, कि 1 अप्रैल 2002 को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को किस में शामिल कर दिया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है, जोड़ दिया जाता है इसे किसमें? सर्व शिक्षा अभियान में।
सर्व शिक्षा अभियान में क्या हो जाता है, इसका विलय हो जाता है, इसका मिलन हो जाता है, उसमें विलयन हो जाता है, विलय हो जाता है। कौन? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस में हो जाता है? सर्व शिक्षा अभियान में। यानी कि इसकी जो संस्तुतियाँ थी अब उसे सर्व शिक्षा अभियान ने अपने में ले लिया। आगे जो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चला, इसके तहत जो हमने क्या किए गए थी, जो योजनाएं बनाई थी, उनको एक रूप एक स्वरूप देने का काम यहाँ से आगे किसने किया? सर्व शिक्षा अभियान ने किया। मतलब 1 अप्रैल 2002 को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस में बदल गया? मतलब इसका विलय हो गया सर्व शिक्षा अभियान में। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बेहद माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो में बहुत देरी हुई, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ी सी जो है व्यस्तता होने के कारण समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आगे निरंतर गति से वीडियो बनाने का काम एक प्रयास रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारा, जो आपका भी है, बिल्कुल आपका और हमारा ये जो परिवार है एचपी स्टडी हब में, अगर कोई इस चैनल से अभी तक कोई जुड़ नहीं पाया है और वीडियो उस तक पहुंच चुकी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कोई सुझाव रहता है कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहीं पर मैं आपको एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपके उत्तर जितने अधिक होंगे वो एक ऊर्जा का कार्य करेंगे और मुझे प्रेरित करेंगे कि मुझे आगे वीडियो किस गति से बनानी है। ठीक है, तो प्रश्न ये है मेरा कि 2020 की जो शिक्षा नीति है, इसके जो अध्यक्ष हैं या फिर चेयरमैन कहो आप, वो कौन थे? मतलब कौन हैं वो? इसके जो चेयरमैन हैं 2020 की शिक्षा नीति के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और तब तक आप बीएड एंट्रांस की जो है अगर तैयारियां कर रहे हैं, अच्छे से करते रहिए। वीडियो आती रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड की वीडियो भी आती रहेगी। और हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।